Hello everyone, welcome back to my channel. As we were discussing an iOS course 505 जहाँ पर हमने फर्स्ट वीडियो में यूनिट 1, 2 एंड 3 फिनिश कर ली थी. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट 4 एंड 5. तो सबसे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक NIOS नोट्स नहीं डाउनलोड किए तो प्लीज़ आप इस कोर्स को डाउनलोड कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस कोर्स में कितने ब्लॉक्स हैं और हर एक ब्लॉक में कितनी कितनी यूनिट्स हैं. तो उससे आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी. और अगर आप नहीं भी डाउनलोड करना चाहते हैं और अगर आपको ये वाले हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आपको इजीली ये अवेलेबल हो जाए और आप इससे स्टडी कर लें, क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइज और समराइज्ड फॉर्म में मैंने नोट्स बनाए हैं इस पूरे कोर्स के. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर एनी टाइम लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस यूनिट. तो जैसा कि इसका नाम है क्यूरिकुलर प्रोविजंस ऑफ EVS एट द प्राइमरी स्टेज, तो इसमें हम समझेंगे कि किस हिसाब से हमारा जो क्यूरिकुलम है EVS का वो प्राइमरी स्टेज के लिए सेट किया गया है. जैसा कि हम सबको पता है, अगर आपने सीटेट वगैरह की प्रिपरेशन की है या कर रहे हैं और अगर आपने NCERT की EVS की बुक्स उठा के देखी होंगी तो आपको इतनी तो समझ में आ गया होगा कि क्लास 1 और 2 के लिए EVS की कोई बुक नहीं चलती है. थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए हमारी EVS की बुक्स चलती हैं, वो भी इंटीग्रेटेड फॉर्म में. यानी कि EVS का जो क्यूरिकुलम होता है हमारा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में वो इस तरह का होता है कि सोशल साइंस और साइंस को हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बच्चों को एक ही EVS की बुक के माध्यम से ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं इंटीग्रेट करके सिखाने की कोशिश की जाती है. ठीक है, तो ये हो गई एक बात. दूसरी बात ये कि हमारा EVS का जो क्यूरिकुलम है वो टॉपिक्स में डिवाइड ना होके थीम्स में डिवाइड किया गया है और ये जो थीम्स हैं इन्हें फर्दर सब डिवाइड किया गया है. जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि कौन कौन से थीम्स हैं हमारे और कहाँ कहाँ पर सब थीम्स भी इन्वॉल्व हैं. तो वो सब अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो प्लीज़ देख सकते हैं. अगर हम सब थीम्स की बात करें तो ये जो सब थीम्स हैं इनको स्पाइरल और प्रोग्रेसिव मैनर में सेट किया गया है. अब क्या होता है ये स्पाइरल एंड प्रोग्रेसिव मैनर? देखिए, अगर आपकी थीम है लेट्स से थिंग्स दैट वी मेक एंड डू, ये जो थीम है इसको इन्होंने एक ही स्टैंडर्ड में फिनिश नहीं किया है. आपको क्लास थर्ड की बुक में इस थीम पे बेस्ड आपको चैप्टर मिलेगा, वहाँ से इस थीम को डिस्कस किया जाएगा, एक बेस वहाँ से सेट किया जाएगा. उसके बाद में फिर ये थीम खत्म हो जाएगी, दूसरे चैप्टर्स में आपको दूसरी थीम पढ़ने को मिलेगी. देन उसके बाद में जब बच्चा फोर्थ क्लास में आएगा तो उसको अगेन यही थीम किसी दूसरे चैप्टर में मिलेगी. उसके बाद में फिर ये थीम ख़त्म हो जाएगी, दूसरी थीम चलने लगेंगी. देन जब वो फिफ्थ में आएगा तो अगेन उसको वही सारी थीम्स फिर से मिलेंगी. तो इस तरह से एक प्रोग्रेसिव मैनर में एक बेस बनाएंगे, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा एक वन लेवल अप, देन वन लेवल अप हर थीम का ऐसे ही इन्होंने सेटअप रखा है EVS की बुक्स में. नाउ जो ये सब थीम्स होंगी ये क्या करेंगी, ये एक कनेक्टेड और इंटरकनेक्टेड अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगी. यानी कि जो आपने थर्ड में पढ़ा वो फोर्थ में आप पढ़ेंगे, देन फिफ्थ में उसी से रिलेटेड मीन्स वो थीम आपकी एक्सपैंड होती जाएगी. जो आइडिया है आपका, फॉर एग्जांपल वाटर अगर आपकी थीम है उसके ऊपर आप कुछ पढ़ेंगे क्लास थर्ड में, देन जब फोर्थ में बच्चा जाएगा तो उसी वो थीम एक्सपैंड होगी, फर्दर फिफ्थ में और एक्सपैंड हो जाएगी. तो इस तरह से थीम्स को सेट किया गया है. ये जो थीम्स होंगी ये आपके जो चैप्टर्स होंगे यू कैन से, ये इस तरह से बिल्ड नहीं किए गए क्यूरिकुलम में कि बस आप बच्चों को सुना दें, बच्चे सुन लें और वो थीम हो गई. इसके जो की कॉन्सेप्ट्स होंगे या जो भी इसमें एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी वो कुछ इस तरह से रखी गई हैं कि बच्चा अपने एनवायरनमेंट से चीज़ों को लिंक करके देखे, कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके देखे. ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये जो थीम्स हैं वो उसको सोचने की, उस थीम को अप्लाई करने की और अपने आइडियाज़ को डेवलप करने की, अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का एक चांस प्रोवाइड करेंगी. अगर हम थीमेटिक अप्रोच को समझें तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं. ठीक है, थीमेटिक अप्रोच हमें हेल्प करती है टू ब्रिंग इन पर्सपेक्टिव फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन्स. मतलब कि आपने एक थीम रख दी वाटर की, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, वाटर की थीम हमने सेट कर दी. अब उस वाटर की थीम में आपका जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि ज्योग्राफी के हिसाब से जो वाटर की अवेलेबिलिटी है अर्थ पे वो चेंज होती है, ये चीज़ आपको उस थीम में समझ में आएगी. इसके अलावा जो केमिकल कंपोजिशन है थीम का या साइंस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं वाटर के ऊपर, वो भी उस थीम में कवर होंगे. और इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो भी उस थीम के अंदर ही कवर होंगे. तो इस तरह से जो थीमेटिक अप्रोच होगी हमारी वो वेरियस सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन्स को भी इंटीग्रेट करेगी. द एक्टिविटीज़ आर ओनली सब्जेक्टिव एंड कैन बी इजिली अडेप्टेड टू सूट द लोकल सिचुएशन. अब ये जो EVS के क्यूरिकुलम में प्राइमरी लेवल पर जो भी चीज़ें रखी गई हैं, जो भी एक्टिविटीज़, वो कुछ इस तरह की रखी गई हैं कि बच्चे अपनी लोकल सिचुएशंस को देख के समझ सकते हैं. ठीक है, उससे वो कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती हैं या नहीं होती हैं.
या जो भी थीम है उस हिसाब से वो उनकी लोकल सिचुएशंस को भी वो सूट करती होंगी, ठीक है। नाउ थीमेटिक अप्रोच को फर्दर यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि थीमेटिक अप्रोच सिलेबस के फॉर्म में कैसे वर्क कर रही है। दिस हेल्प्स द चाइल्ड टू लोकेट हिमसेल्फ और सेल्फ इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब बच्चा है ना, बच्चा जब घर से निकलता है तो उसकी दुनिया छोटी होती है, और फर्दर स्कूल के अंदर जब वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता जाता है और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो जो उसका यूनिवर्स है दैट एक्सपैंड्स, ठीक है। तो वही काम करता है ये थीमेटिक अप्रोच। बच्चे को नहीं पता होता है कि जो वाटर है, उसको पता है वाटर हम टैप ओपन करते हैं या हम हैंड पंप चलाते हैं वाटर आ जाता है, उसकी दुनिया यहीं तक की सीमित है। लेकिन जब वो वाटर की थीम को ईवीएस बुक में अपने क्यूरिकुलम में स्टडी करता है, उसको देखता है, और जब टीचर उसको हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है उन एस्पेक्ट्स को समझने में, तब धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि नहीं, ये जो वाटर है उसका जो मीन्स एक एक्सपैंडेड फॉर्म है, उसका जो एक्सपैंडेड एस्पेक्ट है वो बच्चे को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ये जो वाटर है ये कहाँ से आ सकता है, कैसे आ सकता है, अगर ये वाटर ख़त्म हो गया तो फिर क्या होगा। तो धीरे धीरे जो उसका यूनिवर्स है वो एक्सपैंड करता है ये थीमेटिक अप्रोच। म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ विद अदर्स एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, प्रोवाइडिंग द चाइल्ड विद अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट एंड अर्थ। अब ये जो थीमेटिक अप्रोच है ईवीएस क्यूरिकुलम की, ये एक म्यूचुअल डिपेंडेंस को यानी कि सेल्फ और अदर्स, बच्चा अपने और दूसरों के बीच में क्या एक म्यूचुअल डिपेंडेंस है उस चीज़ को समझेगा। जैसे कि नेचुरल एनवायरनमेंट हमारा है, जैसे ट्रीज़ हैं, तो बच्चे को ये चीज़ समझ में आएगी कि ट्रीज़ है या एनिमल्स हैं, ये किस तरह से हम इन पर डिपेंड करते हैं और ये हम पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो बच्चे को एक ओवरऑल हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव मिलेगा एनवायरनमेंट का, और अर्थ को समझेगा, वो अर्थ और एनवायरनमेंट को वो समझ पाएगा। फ्रॉम द सिलेबस टू द टेक्स्ट बुक, अब सिलेबस से टेक्स्ट बुक तक के ये कैसे, क्या ये जो थीमेटिक अप्रोच है कैसे आ रही है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन इन अ वे दैट लुक एट एनवायरनमेंट एज अ टोटलिटी एंड अवॉइड कंपार्टमेंटलाइजिंग इट इनटू सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट बुक जो बनाई जा रही हैं वो थीमेटिक अप्रोच और थीमेटिक अप्रोच से इन्फ्लुएंस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाई जा रही हैं। अब इस टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जब बच्चा स्टडी करेगा तो वो सब्जेक्ट्स को कंपार्टमेंटलाइज नहीं करेगा। जैसे कि जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे क्यूरिकुलम का वो यही है कि हम साइंस को अलग पढ़ते हैं, मैथ्स को अलग पढ़ते हैं, सोशल साइंस को अलग पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस को अलग पढ़ते हैं, या जो हमारे लिटरेचर है, लैंग्वेजेस हैं, उनको अलग पढ़ते हैं। तो इससे होता क्या है ना, एक अलग सा बर्डन्स बनता है बच्चे के अंदर, वो चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन हमारा जो ईवीएस का क्यूरिकुलम है वो एक इस तरह से सेट किया गया है, यानी कि एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की अप्रोच रखता है हमारा ईवीएस का क्यूरिकुलम। इसको पढ़ने से बच्चे के अंदर एक जो कंपार्टमेंटलाइजिंग का जो एक कॉन्सेप्ट था वो नहीं डेवलप होगा। बच्चा एक टोटलिटी के साथ चीज़ों को पढ़ पाएगा, साइंस, सोशल साइंस या इन्वायरमेंट है उसको एक तरह से देख पाएगा, ठीक है। नाउ ईवीएस जो टेक्स्ट बुक हमारी है उसका नाम रखा गया है लुकिंग अराउंड। अगर आपने पढ़ा होगा ईवीएस एनसीईआरटी बुक्स तो उनका जो नाम है वो लुकिंग अराउंड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपने आप में ये जो दो शब्द हैं लुकिंग अराउंड, ये बहुत कुछ कह रहे हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि बच्चे अपने अराउंड देखेंगे, एनवायरनमेंट को डिफाइन कर रहे हैं ये दो वर्ड। तो हमारे आसपास, जैसे कि मैंने बताया था, हम अपने आसपास अगर नज़र उठा के देखें तो जो भी कुछ हमें दिखता है ये सब हमारा एनवायरनमेंट है। तो वही एक जो चीज़ है, वही एक डेफिनेशन है, उसको ये दो वर्ड्स डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एज अ टीचर हमारी क्या ड्यूटी बनती है, हमें किस तरह से ईवीएस को पढ़ाना है, उसके बारे में भी इस कोर्स में लिखा हुआ है। एज अ टीचर वी हैव टू डील विद ऑल द लेसन्स अंडर अ पर्टिकुलर थीम एज यूनिट, और यू कैन गो बाय द सीक्वेंस ऑफ लेसन्स। देखिए यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिले हैं। अगर हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं प्राइमरी स्टेज पे तो हम चाहें तो उसे थीम की तरह पढ़ा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो उसे यूनिट की तरह, सीक्वेंस ऑफ लेसन्स की तरह भी पढ़ा सकते हैं। दिस इज़ आवर चॉइस, ठीक है। बट इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि हमें स्टूडेंट्स को इनकरेज करना है कि वो लेसन्स के बीच में लिंकेज बनाए, मतलब कि लेसन्स को लिंक करके पढ़ें, और क्रॉस रेफरेंस की अपॉर्चुनिटी भी हमें प्रोवाइड करनी है। तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। अब अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमें साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं वो हमें इंटीग्रेट करके बच्चों को पढ़ानी है। नाउ द वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स ऑफ लेसन्स। दीज इंक्लूड्स स्टोरीज, नरेटिव्स, इंटरव्यूज, डायरीज, न्यूज़ रिपोर्ट्स, पोएम्स, डिस्कशन एट्सेट्रा। अगर आपने ईवीएस की बुक उठा के देखी होगी तो वहाँ पर पोएम्स भी इंक्लूडेड हैं, वहाँ पर आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं। वहाँ पर आपको एक चैप्टर है
सुनीता विलियम्स के ऊपर स्पेस से रिलेटेड वो चैप्टर है। अब उस तरह का चैप्टर अगर आपको अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो आप उसे किसी वीडियो या न्यूज़पेपर कटिंग दिखा कर भी आप चीज़ पढ़ा सकते हैं, या किसी मीन्स किसी ड्राइंग के माध्यम से भी आप उनको चीज़ समझा सकते हैं कि हाँ ये स्पेस होता है, स्पेस में इस तरह से हम ट्रेवल करते हैं, या कोई एक इंटरव्यू सुनीता विलियम्स का वो हम बच्चों को दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ईवीएस को पढ़ाने की बहुत सारी स्टाइल हो सकती हैं, टीचिंग लर्निंग की बहुत सारी स्टाइल्स हो सकती हैं। तो ये जो डिफरेंट स्टाइल्स होंगी इनसे होगा क्या, ये स्कोप को ओपन अप करती हैं, ठीक है। बच्चों की जो हमें क्यूरियोसिटी बढ़ाने का जो हमारा स्कोप है, या उनके अंदर हमें एक्सपेरिमेंटेशन का, एक्सप्लोरेशन का, डिस्कवरी का, इन सब चीज़ों का जो, या फ्री एक्सप्रेशन का जो स्कोप है वो हमें बच्चों के अंदर बढ़ाना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए जितनी ज़्यादा हम डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, टीचिंग स्टाइल्स यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा बच्चे एक्सप्लोर कर पाएंगे, एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे और खुल के अपनी बात को कह पाएंगे, ठीक है। नाउ रीड एंड रिफ्लेक्ट। रीड एंड रिफ्लेक्ट का सेंस यहाँ पर ये है कि हमें उस बुक को पढ़ना है, मीन्स हमें यहाँ पर हमें से मतलब है हमें भी एज अ टीचर और हमारे स्टूडेंट्स को भी बुक को पढ़ना है, एंड देन वहाँ पर जो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो वहाँ बुक्स में इंक्लूड किए गए हैं ईवीएस की बुक्स में, तो उन्हें हमें रिफ्लेक्ट करना है, उन्हें हमें थिंक बैक करना है, हमें सोचना है उनके बारे में, और अपने बच्चों को उन टॉपिक्स से रिलेटेड उनके अंदर एक सेंसिटाइज करना है हमें बच्चों को, ठीक है। तो ये है रीड एंड रिफ्लेक्ट। देन वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर दो बातों पर बहुत ज़्यादा जो है इम्फेसिस दिया गया है। पहली है लर्निंग बाय डूइंग और दूसरी है एक्टिविटी अप्रोच। ये सेम ही चीज़ है, बस दो अलग अलग नाम हो गए इनके। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है करके सीखना, और एक्टिविटी अप्रोच है किसी एक्टिविटी के माध्यम से सीखना। तो ये जो लर्निंग बाय डूइंग या एक्टिविटी अप्रोच है, ये एक तरह की एक्सपेरिएंशियल लर्निंग भी हम बोल सकते हैं। क्यों एक्सपीरियंशियल लर्निंग? क्योंकि जब हम करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, रादर देन हम अगर उस चीज़ को सुन के सीखें तो वो उतना बेटर नहीं होता है। और इससे क्या होगा, इससे हमारी स्किल्स जो होंगी, हमारे स्टूडेंट्स की स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे कि बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल, रिकॉर्डिंग स्किल, राइटिंग स्किल, या एक्सप्रेशन की स्किल, क्लासीफाई करने की, कैटेगराइज करने की, बोलने की, तो ये सब चीज़ें जो स्किल्स हैं वो बच्चों के अंदर जो है इंक्रीज़ होंगी, और इससे बच्चे कुछ सीखेंगे। नॉट टू इवेलुएट स्टूडेंट्स बट टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है हमारे ईवीएस क्यूरिकुलम का, कि ईवीएस क्यूरिकुलम हमें इवेलुएट करने को नहीं बोलता है कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि बच्चा किसी भी टॉपिक जो हम उसको सिखा रहे हैं बस उसके बारे में वो खुलकर बोल सके, सोच सके, सवाल उठा सके और एक्टिविटीज़ कर सके। दिस इज़ सफिशिएंट। We don't have to assign any grades or ranks in this EVS curriculum. सपोर्टिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। हमारे ईवीएस का जो क्यूरिकुलम है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसमें कोई एक टीचिंग लर्निंग स्टाइल प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। टीचर अपने अकॉर्डिंग या अपने बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स ऑडियो विजुअल के माध्यम से आपके स्टूडेंट्स जो हैं, आपको लगता है कि ऑडियो विजुअल के माध्यम से सीख सकते हैं, तो आप उनको कोई वीडियो क्लिप दिखा के भी उस चीज़ को, उस टॉपिक को के रिगार्डिंग उन्हें सेंसिटाइज कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो कोई ऐसी साइट है जहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ पर ले जाने से बच्चे इस चीज़ को समझ पाएंगे, तो आप उनको वहाँ पर भी एक्सकर्जन पर या टूर पर भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर डिस्कशन के माध्यम से बच्चे सीख सकते हैं तो डिस्कशन करा के भी आप उस टॉपिक को सिखा सकते हैं। वो कोई ड्राइंग या पोस्टर बना के सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं, तो आप उसके माध्यम से भी सिखा सकते हैं। डीलिंग विद सोशल इश्यूज़ को भर भर के समझाया गया है, सिखाने की कोशिश की गई है, सेंसिटाइज करने की कोशिश की गई है बच्चों को हमारी ईवीएस की बुक्स में। बहुत ही जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं हमारी सोसाइटी के, वो वहाँ पर उठाए गए हैं, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हों, या सोशल ऑर्डर से, कास्ट सिस्टम से रिलेटेड हों, या फिर जेंडर इश्यूज़ हों, जेंडर बायसनेस, या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हों। सब चीज़ों को बहुत ही सेंसिटिव वे में हैंडल किया गया तीनों टेक्स्ट बुक्स में। नाउ गोइंग बियॉन्ड द क्लासरूम एंड द टेक्स्ट बुक, एनसीएफ क्या बोलता है कि ये जो लर्निंग होती है दैट टेक्स प्लेस थ्रू इंटरेक्शंस, ठीक है। एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट बुक है वो कोई एक प्रेस्क्राइब्ड, दैट इज़ ओनली अ प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन उसमें कोई रिजिडिटी होनी नहीं चाहिए। आप जो सिखाना चाहते हैं वो आप टेक्स्ट बुक के बाहर जाके भी सिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, या फिर विद इन टेक्स्ट बुक का जो सिलेबस है उस प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप चल सकते हैं। तो क्यूरिकुलम हमारा ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को कुछ सिखाए, उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे। यहाँ पर कोई भी रिजिडिटी की कोई नीड नहीं है।
चैलेंजेस इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्टिंग ईवीएस। अगर हम ईवीएस करिकुलम की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है, हॉलिस्टिक लर्निंग अप्रोच को, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच को वो बढ़ावा देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि टीचर्स कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ाएं, कैसे वो फैसिलिटेट करें, तो यहाँ पर जो मेन चैलेंज आता है वो टीचर्स के लिए आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये जो हमारा ईवीएस का करिकुलम है वो यहाँ पर रोट लर्निंग वाला मेथड काम नहीं करता है। क्लासरूम में सिर्फ लिसनिंग एंड हियरिंग वाली जो अप्रोच होती है हमारी ट्रेडिशनल वे में जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं, सिर्फ उतना काफ़ी नहीं होता है। अगर सक्सेसफुली इस ईवीएस करिकुलम को हमें सार्थक बनाना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो टीचर के साइड से होनी चाहिए। कैसे एक्टिविटीज़ को प्लान करना है, कैसे एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराना है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो टीचर के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। तो चैलेंजेस जो होते हैं वो सारे टीचर्स को ही फेस करने होते हैं अगर उन्हें सही तरह से इस ईवीएस करिकुलम को कंडक्ट कराना है तो। नाउ हमारी जो 5th यूनिट है दैट इज़ अप्रोचेस फॉर टीचिंग लर्निंग ईवीएस, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा इंगेजिंग एवरी चाइल्ड इन लर्निंग। अब क्लास हमारी जो होती है वो 10-20 बच्चों की तो मीन्स 5-6 बच्चों की तो होती ही नहीं है, 20-30 बच्चे हमारे होते हैं, इवन उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हर एक बच्चे को उस लर्निंग में इंगेज करना भी अपने आप में बड़ा काम होता है। लेकिन ईवीएस का क्यूरिकुलम इस तरह से बनाया गया है कि हम हर एक बच्चे को इंगेज करें। जब हम हर एक बच्चे को इंगेज करेंगे, हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट कराएंगे, तभी हमारा जो क्यूरिकुलम है वो सही मायनों में एक तरह से फ्रूटफुल होगा। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की। एनसीईआरटी 2005 क्या बोलता है? एनसीईआरटी 2005 का जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन डेवलपिंग इन चाइल्ड क्यूरियोसिटी एंड अवेयरनेस अबाउट देयर सराउंडिंग्स, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर एनवायरनमेंट एंड देयर रिलेशनशिप कनेक्शन। तो एनसीएफ का जो मेन फोकस है वो इन चीज़ों में है कि कैसे बच्चों की क्यूरियोसिटी को डेवलप कराया जाए, उनकी अवेयरनेस को बढ़ाया जाए, वो कैसे अपने सराउंडिंग्स को समझ पाएँ, कैसे वो सराउंडिंग से रिलेटेड नॉलेज गेन कर पाएँ, अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड नॉलेज गेन कर पाएँ, और मेन चीज़ जो है वो अंडरस्टैंडिंग को कैसे बिल्ड करेंगे और कैसे वो समझेंगे कि क्या क्या रिलेशनशिप हैं बिटवीन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ और द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कैसे एक इंटर रिलेशनशिप है। Now, activity based learning, as the name suggests, actively involves learners in the construction and reconstruction of knowledge। जैसे कि नाम है वैसे इसका काम है, हमें बच्चों को एक्टिवली इंगेज करना है, कैसे वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे और रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। अब कंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट क्या होता है ये मैंने पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि कैसे वो कोई कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में कंस्ट्रक्ट करते हैं, देन फिर वो अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, अपने क्लासरूम में देखते हैं, सीखते हैं, उसके बाद में कैसे वो वही कॉन्सेप्ट रिकंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। वॉट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर ईवीएस। अब हमें ईवीएस के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, किस तरह की एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। बी लिंक्ड क्लियरली टू एट लीस्ट वन ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस। ईवीएस के किसी न किसी ऑब्जेक्टिव से वो एक्टिविटी लिंक्ड हो, रियल लाइफ पर बेस्ड हो, इंजॉयबल हो स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं प्राइमरी स्टेज पे। बी सेफ फॉर द स्टूडेंट्स के लिए वो सेफ होना चाहिए। आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करानी है जिससे बच्चों को चोट लग जाए या मेंटल या फिजिकल किसी भी तरह का उनको हार्म हो, ठीक है। नॉट टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू कम्प्लीट। अब इतनी भी लंबी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि एक एक्टिविटी करने में ही पूरा 1 महीना 2 महीना चला गया और आधा सिलेबस रह गया। नॉट टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू कम्प्लीट। अ लॉन्गर एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्ट्स विद इंटरवल्स। बिल्कुल सही बात है। देन बी अप्रोप्रिएट फॉर एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब बच्चों की हमें एज ग्रुप का भी ध्यान रखना है। हम जानते हैं कि प्राइमरी स्टेज के बच्चे छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते, तो हमें उनकी एज को ध्यान में रखते हुए ही जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंडक्ट कराना है। बी सच दैट दिस अवेकन इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी को जनरेट करें और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन उन तक के पहुँचे उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से, ठीक है। और हो सके तो एक्टिविटीज़ को सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए कि बच्चे अपने आप से कर सकें, उन्हें हम सिर्फ फैसिलिटेट करेंगे, टीचर्स उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, बाकी का काम वो खुद से कर सकें। फोकस ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइल्ड के एक्सपीरियंस पे हमें फोकस करना है कि हाँ ये जो एक्टिविटी हम करा रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस चाइल्ड के पास है या नहीं। और हमें हर एक बच्चे को उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है। हमें ये नहीं करना है कि बस हमने एक छोटी एक्टिविटी कराई, 5 बच्चों को इन्वॉल्व करा लिया, बाकी सारे बच्चे बैठ के देख रहे हैं। सब एंगेज्ड रहने चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग। अब हमें कैसे ऑर्गेनाइज करना है? सबसे पहले तो हमें हैंड्स ऑन लर्निंग करानी है, यानी कि बच्चे अपने हाथों से करके देखें। लर्निंग बाय डूइंग जिसे हम बोलते हैं, या जिसे एक्टिविटी अप्रोच भी बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। इट विल प्रमोट एंड सपोर्ट यू बाय प्रोवाइडिंग अ रेंज ऑफ अप्रोप्रिएट एजुकेशनल मटेरियल, आइडियाज़, ओरिएंटेशन ऑन द क्रिएटिव यूज़ ऑफ द सेम, ठीक। तो
ये तो एक वही बात हो गई कि हमें अब जब एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करानी है तो हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, कुछ संसाधन भी हमारे पास होना चाहिए, बिना उसके तो हम कोई एक्टिविटी करा नहीं सकते। उसके बाद में आते हैं कुछ स्टेप्स में सबसे पहला होता है प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं करा सकते। प्लानिंग करने के बाद में आपको उस एक्टिविटी को कंडक्ट कराना है, ठीक है, आपने सक्सेसफुली कंडक्ट करा दिया, काम यहीं पर ख़त्म नहीं होगा। कंडक्ट कराने के बाद में आपको रिफ्लेक्ट करना है, उस पूरे प्रोसेस को आपको देखना है, देखने के बाद में आपको सोचना है कि हाँ, ये जो प्रोसेस हुआ इसमें क्या अच्छा हुआ, क्या कमी रह गई और इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, अगर कुछ कमी रह गई है तो। उसके बाद में हमें उस पूरे प्रोसेस को रिवाइज करना है। तो इस तरह से हमारी जो एक्टिविटी है वो पूरी तरह से कंडक्ट हो पाएगी। मेकिंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वर्क, अब ये इसको हम कैसे सार्थक बनाएं उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है इस कोर्स में, ठीक है। तो सार्थक बनाने के लिए हमें यही जो स्टेप्स है, हमारे 4 स्टेप्स, इनको कराना है और साथ में अगर कुछ कमी रह जा रही है तो वो देखना है और संसाधनों का हमें ध्यान रखना है कि संसाधनों की कमी अगर होगी तो हम एक्टिविटी को सक्सेसफुली नहीं करा पाएंगे। नाउ एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो भी हैं, जो हम टेक्स्ट बुक में हमने मेंशन कर रखे हैं अपने ईवीएस करिकुलम में, उसका हम प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है या डिमॉन्स्ट्रेशन है वो बच्चों को वहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन होगा थ्रू एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस मैथ्स की जो प्रिंसिपल हैं उनको बच्चे अप्लाई करके देख पाएंगे, ठीक है। देन एक अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं जब हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच को हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। इससे उनका जो रिटेंशन होता है वो इंक्रीज़ होता है, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल होती है, साथ में और जो अन्य स्किल हैं वो सब उनकी इन्हांस होती हैं। इंटीग्रेट मल्टीपल टीचिंग लर्निंग मेथड्स, हम मल्टीपल टीचिंग लर्निंग मेथड्स को इंटीग्रेट करा के कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं। इससे हम जो है क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। फोकस ऑन लर्निंग मोर फ्रॉम व्यू ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, लेस फ्रॉम एडल्ट्स पर्सपेक्टिव। हमें बड़े की पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है, एक टीचर की पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है, हमें एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से हमें सोच के देखना है कि कैसे किस तरह से ज़्यादा लर्निंग हो सकती है, ठीक है। नाउ फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे ईवीएस करिकुलम में डिस्कवरी वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बच्चों को यही तो सिखाना है कि कैसे वो अपने इन्वायरमेंट को डिस्कवर करें। टीचर्स अ वैरायटी ऑफ लाइफ स्किल्स इन एडिशन टू द सब्जेक्ट मैटर कंटेंट। अब जो हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, इससे सिर्फ हम अपने कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर को ही कवर नहीं कर रहे हैं, इससे हम बच्चों को लाइफ स्किल्स दे रहे हैं, ठीक है। स्किल्स का इन्हांसमेंट, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, हम स्किल्स का इन्हांसमेंट कर रहे हैं। देन हमारा आता है कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोचेस। क्या होती हैं कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोचेस? ये अर्लियर इससे पहले जो ब्लॉग्स हैं उनमें इसको काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया है। शॉर्ट में मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या होता है कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच। लेट्स से आपको एक प्रोजेक्ट वर्क कराना है जिसमें बच्चों को कुछ भी सीखना है, ठीक है, जिससे वो बच्चे कुछ सीख सकते हैं। तो आपने एक इस तरह का प्रोजेक्ट वर्क असाइन किया जिसमें कि आपने 5 बच्चों की एक टीम बनाई और प्रोजेक्ट वर्क काफ़ी लंबा है, तो बच्चों को मिल के ही काम करना पड़ेगा ताकि वो प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो। अब हेट्रोजीनियस ग्रुप आपने कर दिया, ठीक है, उसमें क्या हुआ, एक बच्चे की ड्राइंग स्किल अच्छी है, दूसरे की पेंटिंग स्किल अच्छी है, तीसरे की लेट्स से उसकी कोई और स्किल अच्छी होगी। इस तरह से सबको मिलजुल के एक प्रोजेक्ट करना है जिसमें हर एक स्किल का यूज़ होना है। तो अब ऐसे में क्या होगा ना, हर एक बच्चे को एक इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा और वो मिलजुल के उस काम को करेंगे और एक दूसरे से सीख भी सकेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो स्किल वाली बात कही वो भी एप्लीकेबल हो। छोटे बच्चे हैं, मान लो वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ में मिलकर कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, तो वो भी एक कोऑपरेटिव लर्निंग हो गई, ठीक है। अब कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच और ये जो ईवीएस है हमारा, ये दोनों ही हम लोगों को क्या इनकरेज करते हैं, हम लोग का सेंस है, मतलब कि जो टीचर्स हैं उनको क्या इनकरेज करते हैं। तो ये हमें इनकरेज करते हैं कि हमें कैसे एक सिंगल सब्जेक्ट के बियॉन्ड जाके बच्चों को सिखाना है, कैसे हमें वैल्यूज़ को उनके अंदर बिल्ड करना है, कैसे हमें अप्रिशिएट करना है सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर। फॉर एग्जांपल कोई एक लर्नर है, वो लेट्स से प्राइमरी में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं यूपी वगैरह में, लेट्स से वो किसी एक ऐसे एरिया से आ रहा है जो एक स्लम एरिया है, ठीक है। अब हमें ऐसा नहीं करना है कि हाँ ये स्लम एरिया से आ रहा है तो उसके एरिया को नेगलेक्ट करना है, या उसके एरिया से रिलेटेड कोई एग्जांपल नहीं दे रहे हैं, या उसको टोटली इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हर एक बच्चे का जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसको अप्रिशिएट करना है। टू अप्रिशिएट दैट पीपल आर डिफरेंट एंड द डाइवर्सिटी इज़ क्रिटिकल फॉर अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो हमें ये भी बच्चों को सिखाना है कि जो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग सोसाइटी से आते हैं, अलग अलग मतलब डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में, और हमें अपनी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें करनी है जब हम
सब चीज़ अप्रिशिएट करेंगे तो बच्चे भी वैसे ही करना सीखेंगे। टू हेल्प चिल्ड्रेन वैल्यू कोऑपरेशन, बच्चों को हमें कोऑपरेशन करना सिखाना है, ठीक है। टू एम्पावर द यंग लर्नर्स जो हमारे यंग लर्नर्स हैं, वी हैव टू एम्पावर देम। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, तो कोऑपरेटिव लर्निंग के अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे हो सकते हैं अगर हम सही से कोऑपरेटिव लर्निंग को हम यूज़ करें। पेयर शेयर टेक्निक हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स उतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड भले ना करें, लेकिन अगर हम एक ग्रुप बना देते हैं देन उसमें में से एक बच्चा दो बच्चा ज़रूर बोलता है, ठीक है, और एक दूसरे को देख के दूसरे बच्चे भी इन्फ्लुएंस होते हैं, तो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। नाउ अब लेट्स से एक एग्जांपल पेयर एंड शेयर का जो है, दो बच्चे हैं, एक ऐसा बच्चा है जो बोल सकता है, जो बोलता है, और दूसरा ऐसा बच्चा है जिसके अंदर मतलब जो बोल नहीं पाता है, लेकिन हाँ उसके अंदर आंसर्स तो होते हैं, करेक्ट आंसर्स होते हैं, बट वो बोल नहीं पाता है। अब टीचर ने क्या किया, टीचर ने बना दिया एक पेयर, उसमें एक ऐसा बच्चा है जिसको आता नहीं है लेकिन वो बोलता है, और दूसरा ऐसा बच्चा जिसको आता है पर वो बोल नहीं पाता है। अब इस केस में होगा क्या, जिसको आता है वो अपनी बात उस बच्चे से, अपने पार्टनर से बोलेगा कि ऐसे बोल दो, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऐसे हम बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम ऐसे इस तरह से आंसर कर सकते हैं। वो जब अपने पार्टनर को बताएगा, वो पार्टनर स्टैंड अप होकर टीचर से अपनी क्वेरी रखेगा या अपना आंसर देगा, तो इस तरह से क्या होगा ना, धीरे धीरे जो जिसको नहीं आता उसको आने लगेगा, और जो नहीं बोल पाता है वो भी बोलने लगेगा, वो भी इन्फ्लुएंस होगा अपने पार्टनर से। तो ये होता है पेयर और शेयर वाला मेथड। नाउ हम आगे बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में ये कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, इक्वल स्टेटस इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस इस तरह से होती है क्योंकि हमारा जो बच्चे होते हैं जब हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं या जो कोऑपरेटिव लर्निंग होता है उसमें एक गोल कॉमन होता है, ठीक है, रिसोर्सेज कॉमन हो जाते हैं और आइडेंटिटी भी कॉमन होती है, सब इक्वल क्लास में होते हैं, एक कॉमन टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, एक कॉमन एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, हर एक बच्चा टीम में तो काम कर रहा है लेकिन उसकी खुद की भी जिम्मेदारियां हैं उस एक्टिविटी में, तो जो टास्क दिया गया है बच्चों को वो कंप्लीट करने के लिए एज अ ग्रुप भी वो वर्क कर रहे हैं और उनकी खुद की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें बन रही है। इक्वल स्टेटस इंट्रैक्शन, अब जो हमारा जो भी हम कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटी सेट कर रहे हैं उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हर एक बच्चे को एक इक्वल स्टेटस मिले। एज अ फैसिलिटेटर हमें इस बात को ध्यान रखना है और चेक करते रहना है, ऐसा ना हो कोई बच्चा काम करता रहे दूसरा बैठा रहे या दूसरा कुछ भी ना कर पाए, कोई भी जो है ऐसी नेगेटिव इमोशन नहीं जनरेट करवाना है हमें अपने बच्चों के बीच में। तो तीन चीज़ों को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है, एक तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए, सब कॉमन गोल, कॉमन आइडेंटिटी, और अगर कॉमन शेयरिंग हो रही है रिसोर्सेज की तो फिर एक पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस हमारा बनेगा, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और इक्वल स्टेटस इंटरेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग फॉर ईवीएस। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हमारी इंटरपर्सनल स्किल इन्हांस होंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन्हांस होंगी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में हेल्पफुल होगा और डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी हमारी इन्हांस होंगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंस हैं जो कि डेवलप होंगे अमंग द लर्नर्स। नाउ अगर हम कुछ और पॉइंट्स देखें इस यूनिट में, तो ईवीएस इज़ बेस्ड ऑन लोकल कॉन्टेक्स्ट, हमने समझा कि कैसे हमारे लोकल सिचुएशन से रिलेटेड है हमारा ये ईवीएस का क्यूरिकुलम। ईवीएस इज़ डायनेमिक डिसिप्लिन कंप्राइजेस मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, अब एक ही थीम के या टॉपिक के या एक ही जो टॉपिक है हमारा उसके कई सारे मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई किसी तरह से देखेगा और कोई किसी तरह से एक ही चीज़ को देख सकता है, तो एक डायनेमिक डिसिप्लिन होती है हमारी ईवीएस। ईवीएस की जो टीचिंग लर्निंग है वो एनालिटिकल है, इसमें एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो हमारी इन्वॉल्व होती है और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं। नाउ कंडक्टिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग, stabilizing curriculum links, planning for pre and post sessions, discussions by the teachers, requires time and plan of action, ठीक है, जैसे कि मैंने अर्लियर भी डिस्कस किया चैलेंजेस में कि टीचर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ये चैलेंजिंग हो जाता है ईवीएस को पढ़ाना, और जब ईवीएस के अंदर हम कोऑपरेटिव लर्निंग को हम इन्वॉल्व करेंगे तो और भी ज़्यादा एक चैलेंज की तरह होगा, इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, तो वही बात यहाँ पर मेंशन की गई है। सो दैट वॉज ऑल इन दिस वीडियो, आई होप द पॉइंट्स वर क्लियर टू यू। अगर किसी पॉइंट में कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद अदर यूनिट्स, ठीक है, हम अपनी आगे वाली यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।